हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एसएससी सीपीओ 2019 प्रीलिम्स के पेपर डिस्कशन में। तो देखिए, जीएस का ये पेपर मैं यहाँ पर लूँगा और ये जो मैं आपके साथ पेपर डिस्कस करूँगा वो आपका बाईलिंगुअल होगा। दोनों ही लैंग्वेज में मैंने आपके क्वेश्चंस लिए हैं और आप कोशिश कीजिए कि आप अपने आंसर मुझे करें और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि चीज़ों को आपको आसानी से और अच्छे से बता पाऊँ कि किस तरीके से हम अपने इस सेशन में इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकते हैं और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। अपने सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि विच कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जामिन इश्यूज जो कि रिलेट करते हैं आपके सेंटर स्टेट रिलेशन से। तो क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी में भी लिखा गया है कि भाई ऐसा कौन सा कमीशन था जिसे पॉइंट किया गया था कि भाई आप एग्जामिन कीजिए जो भी रिलेटेड इश्यूज होंगे सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में। तो अपना आंसर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैपिड वे में एग्जाम में ये पूछा गया है। तो अब आप मुझे अपना आंसर करेंगे। तो देखिए, आई होप आपने अपना आंसर किया होगा। मैं आपसे बात करता हूँ सरकारिया कमीशन की, जो कि इसका है एक्चुअल में करेक्ट आंसर। ये जो सरकारिया कमीशन था, इससे रिलेटेड अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ तो 1983 में इसे सेटअप किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट भारत की के द्वारा। ओके, अब जो आपका ये सरकारिया कमीशन का चार्टर है उसका मेन काम क्या था? उसका मेन काम यही था कि भी जो भी इश्यूज रिलेट करेंगे, जो भी इश्यू रिलेट करते हैं आपके सेंटर और स्टेट के बीच में संबंध जिस भी रिलेटेड एग्जामिन करना होगा उन सभी पॉइंट्स को, मतलब उनका निरीक्षण करना होगा कि क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा। और इन दोनों रिलेटेड चीज़ों से बनने वाले या रिलेट करने वाले जो पोर्टफोलियोज थे उनके बारे में भी वो अपनी राय रखेंगे और अगर कोई भी चेंजेस की ज़रूरत होती है तो वो बताएंगे कि हम भारत के संविधान में इस चीज़ से रिलेटेड उनके फ्रेमवर्क में क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? सरकारिया कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच मसल इन द स्किन कॉन्ट्रैक्ट टू मेक द हेयर्स ऑन आर स्किन स्टैंड अप स्ट्रेट, जैसे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स, व्हेन वी आर कोल्ड और फ्राइटेंड। तो कौन सी वो मांसपेशी होती है, कौन सी मसल होती है जिसके कारण आपको गूज बम्स होते हैं या फिर मतलब आपके रोंगटे खड़े होते हैं? तो अपना आंसर करिए सब। तो देखिए, एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर आप या तो कोल्ड फील कर रहे होते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फ्राइटेंड होते हैं, मतलब आप भयभीत होते हैं, आप किसको किसी चीज़ का डर लगता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि आपकी स्किन के बाल खड़े हो जाते हैं, जिसे हम गूज बम्प का नाम देते हैं। तो ऐसा जो होता है वो आपकी स्किन के अंदर एक मसल होती है जिसको हम बोलते हैं इरेक्टर पिली। इरेक्टर पिली नाम की स्किन क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जो कि मेन रीज़न होती है आपको गूज बम्प्स आने का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपके सामने, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट एवर मोशन टू रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साइंड बाई 108 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 सांसद के द्वारा उन्होंने सिग्नेचर किया था उस प्रस्ताव पे, और बताना है कि भाई ऐसा जो हुआ था वो कौन से ईयर में आया था। अपना आंसर कीजिए सब। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 1991 में। तो 1991 में एक्चुअली हुआ क्या था, जो आपका इम्पीचमेंट मोशन है। इम्पीचमेंट मोशन क्या होता है? इम्पीचमेंट मोशन कुछ इस तरीके का होता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये लाया जाता है जहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट जस्टिस को निकालने की बात करते हैं। तो ऐसा करने के लिए 108 सांसद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे उन्होंने इस पर सहमति भी बरती थी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई ऐसा पहली बार कब हुआ था, तो ऐसी जो इवेंट्स होती हैं, ऐसी जो घटनाएं होती हैं, उन्हें जनरली पूछ लिया जाता है। तो आपका ऐसा पहली बार हुआ था 1991 में। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर लेयर ऑफ अर्थ दैट इज मेड ऑफ प्लेट्स विच फिट टुगेदर लाइक अ जिग्सॉ पजल। तो देखिए, आपको बताना है कि आउटर लेयर वो कौन सी है अर्थ की, जो कि किससे बनी हुई है? ऐसी प्लेट से जिन्हें आप एक जिग्सॉ पजल का आधार भी दे सकते हैं। तो अपना आंसर कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिथोस्फेयर।
स्तन मंडल हम इसे हिंदी में बोलते हैं। अब लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर जो अर्थ है उसकी एक रिजिड आउटर लेयर है, रिजिड आउटर लेयर है, और यही एक कारण बनाती है, एक आधार बनाती है, जिसे आप बोल सकते हैं कि भाई ये बनी हुई है ऐसी प्लेट से जो कि एक साथ मिलकर रखी गई हैं। और किस तरीके की हैं ये? जिक्सो पजल के एक बेस्ड पे हैं, मतलब उस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, उस तरीके का एक स्ट्रक्चर रखते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका जिक्सो पजल, और इसकी जो करेक्ट आंसर होगा वो हो गया आपका लिथोस्फीयर। नेक्स्ट है, एज ऑफ अक्टूबर 2019 व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड बाय अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक दैट इज कवर्ड अंडर द क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। तो देखिए, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऐसी जो भी आपकी कुछ न्यूज़ में ऐसी न्यूज़ रहती हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ, कमर्शियल बैंक ने ऐसा कौन सा एक कोई भी उनका इश्यू बाहर निकल कर आया कि उन्होंने इतना लोन को ऊपर कर दिया है, इतना नीचे कर दिया है, इतना मैक्सिमम है, किस स्कीम के अधीन वो आता है। तो हाल फिलहाल में अगर कोई भी ऐसी इकोनॉमिक आपको दिखे न्यूज़, तो आप उसको ज़रूर अपने सामने रख कर रखेंगे। इसका उतना ज़्यादा अभी आपके लिए रेलिवेंसी नहीं है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एक्चुअली में 200 लाख। नेक्स्ट है, हाउ मेनी साइट्स वर चूजन फ्रॉम इंडिया फॉर द 2019 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। तो देखिए, हर साल क्या होता है, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स होते हैं। हर देश से कुछ ऐसी साइट्स को चूज़ किया जाता है जिन्हें उसके लिए अवार्ड दिए जाते हैं। अब देखिए, ये भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया, तो याद रखेंगे ऐसी कोई भी अगर न्यूज़ में चीज़ें रहती हैं तो याद रखना होता है। यहाँ पर एक्चुअली 4 साइट्स चूज़ की गई थी, 4 साइट्स चूज़ की गई थी जिन्हें आपका यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कन्वर्जन के लिए नॉमिनेट किया गया था। नेक्स्ट है, अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे लेजेंड्स हैं, ऐसे लोग हैं जो अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखते हैं या फिर बायोग्राफी लिखते हैं किन्हीं और लोगों की। तो उनके राइटर से रिलेटेड जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो ये है आपका अ सेंचुरी इज़ नॉट एनफ। इसका जो आंसर है वो आपका क्या होगा, वो आप अपना आंसर कीजिए। अ सेंचुरी इज़ नॉट एनफ, अपना आंसर कीजिए। तो देखिए, ये है आपका सौरभ गांगुली। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस 2018 में ये एक्चुअली आई थी, और किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी सौरभ गांगुली के द्वारा। इंग्लिश ऑटोबायोग्राफी थी जिसे आपका सौरभ गांगुली, जो कि आपके पूर्व भारतीय कप्तान रहे हैं, सौरभ गांगुली आपका यहाँ से आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो देखिए, अगेन आपका करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। वेटेज आपको देखिए, PYQs के डिस्कशन से और PYQs को पढ़ने से आपको क्या आइडिया लगता है? आपको ये पता चल जाता है कि भाई कितना वेटेज कौन से सेक्शन से आ रहा है। यहाँ पर पिछले 3-4 क्वेश्चन आपने देखा कि लगातार आपके करंट अफेयर से बने, और किस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसका भी आपको आइडिया लगेगा। तो अपना आंसर कीजिए कि भाई पिछले साल की बात है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सी वो सिटी थी, भारत की, जिसे इसमें इनलिस्ट किया गया था, इसमें जोड़ा गया था। तो अपना आंसर कीजिए सभी। तो देखिए, ये है आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद को इंक्लूड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, जो कि उस साल की भारतीय सिटी थी। नेक्स्ट है आपका, विच मिनरल इज पॉपुलरली नोन एज बरीड सनशाइन। यानी कि निम्नलिखित ऑप्शन में से बता दीजिए कि वो कौन सा मिनरल है जिसे आप बरीड सनशाइन के नाम से जानते हैं। अपना आंसर कीजिए। देखिए, आसान है, आप इसको अगर थोड़ा ध्यान से भी सोचेंगे तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। बरीड सनशाइन इसे बोला गया है। क्यों बोला गया है? अपना आंसर कीजिए कि कौन सा करेक्ट आंसर इसमें होगा। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर कोयला, यानी कि कोल। कोल क्या है? इसे हम इस तरीके से यूज़ करते हैं आजकल के टाइम पर कि हम बहुत सारे अपनी एनर्जी बेस्ड जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन्हें चला सके। अब मैं कोल की बात करूं तो कोल को इसको इस तरीके से यूज किया जाता है कि इसे हम मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो के पहले जो भी चीज़ें डिपॉजिट हुई थी, फॉर्म्ड हुई थी, उन्हें आज हम जाइंट फर्म्स और स्वैम्स के रूप में अर्थ से निकालते हैं। अब कोल को ही हम रेफर करते हैं किस तरीके से? बरीड सनशाइन के नाम से, जो कि आपका करेक्ट आंसर देता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एक्रीन ग्लैंड्स। तो देखिए, एक्राइन ग्लैंड्स का जो मेन फंक्शन है उसके बारे में बताइए। ऑप्शन है आपके सामने, टू प्रोड्यूस स्वेट, टू प्रोड्यूस कलर ऑफ द स्किन, टू प्रोड्यूस बॉडी हेयर, टू प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन्स। तो बताइए कि एक्रीन ग्लैंड्स एक्चुअली में करती क्या है। अपना आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन हैं, अपना आंसर कीजिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ फिर।
तो देखिए एक्रिन ग्लैंड्स का मैं बात करूं, एक्चुअली में जो इनका मेन प्रोडक्टिव फंक्शनिंग होता है वो होता है पसीने लाना, यानी कि प्रोड्यूस करना स्वेट को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो एक्रिन ग्लैंड्स आर दी मेजर स्वेट ग्लैंड्स होती हैं ह्यूमन बॉडी की, जो कि वर्चुअली हर स्किन में पाई जाती हैं। विद द हाईएस्ट डेंसिटी होती हैं इनकी किसमें, आपके पाम में या फिर सोल्स में। देन आपका हेड में बहुत ज़्यादा होती हैं, बट बहुत कम होती हैं आपका ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज़ में। ठीक है, तो इस तरीके की ये जो फंक्शनिंग होती है वो कौन करती हैं, आपकी एक्रिन ग्लैंड्स करती हैं। और क्या फंक्शनिंग होता है इनका, प्रोड्यूस करना स्वेट को। नेक्स्ट है आपका एडविन ल्यूटेंस एंड हर्बर्ट बेकर आर टू आर्किटेक्ट्स क्रेडिटेड टू हैव डिजाइन द सिटी ऑफ। तो देखिए बहुत ही फेमस सिटी है। इन दोनों को क्या बोला जाता है, कौन सी सिटी का इन्होंने एक्चुअली में आर्किटेक्चर रखा था, क्यों इन्हें इतना फेमस माना गया है, कौन सी वो सिटी थी, उसके बारे में आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो देखिए एडविन ल्यूटियंस एंड हर्बर्ट बेकर ने एक्चुअली में आपका जो स्ट्रक्चर है न्यू दिल्ली का उसको आर्किटेक्ट किया था, और इसीलिए इन लोगों को काफ़ी फेमस किया गया था उस टाइम पे। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में रिपीटेड वे में पूछा जाता है। तो न्यू दिल्ली को एक्चुअली में जो इनका मेन आर्किटेक्चर रखा था वो रखा था इन दोनों लोगों ने। नेक्स्ट है आपका दी हैमिस चेशु फेस्टिवल कमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। देखिए हैमित्सु त्योहार इनमें से कौन सी किस व्यक्ति की जयंती के रूप में मनाया जाता है, अपना आंसर कीजिए। हैमित्सु फेस्टिवल को आप किस लोग के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं, तो ये है आपका गुरु पद्मसंभवा। ठीक है, तो गुरु पद्मसंभव के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं हम हैमित्सु। ठीक है, अब इसको एक्चुअली में अगर मैं इसका हिंदी उच्चारण आपसे करूं कि इसका अर्थ एक्चुअली में क्या होता है, प्रीशियस मास्टर। ठीक है, प्रीशियस मास्टर एक्चुअली में इसका इंग्लिश मीनिंग होता है। और आपका हैमित्सु ये त्यौहार है और इसे गुरु पद्मसंभव के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ सॉल्यूशन। निम्नलिखित में से किसको एक विलियन के रूप में आप वर्गीकृत कर सकते हैं। आपके सामने चारों ऑप्शन हैं, अपना आंसर कीजिए। सी वाटर, डायमंड, सॉल्ट, कोल, अपना आंसर कीजिए। तो देखिए अगर मैं बात करूं किसी सॉल्यूशन की तो ऑब्वियसली उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिलेंगे। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं सी वाटर की, यानी कि समुद्री लवणों की, तो सी वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ वेरी मैनी केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स मिल जाएंगे इसमें, आपको क्लोराइड्स मिल जाएंगे, ब्रोमाइड्स मिल जाएंगे, सोडियम, पोटेशियम, सभी चीज़ मिल जाती हैं, आयोडाइड्स मिल जाते हैं, फ्लोराइड्स मिल जाते हैं, और इसके अंदर आपको फॉस्फेट्स मिल जाते हैं, सल्फेट्स मिल जाते हैं, बाइकार्बोनेट्स मिल जाते हैं एल्काइल मेटल्स के। तो इसी वजह से ये क्या बनता है, एक प्रॉपर सॉल्यूशन बन जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका अली आई लिंगिंग, अली आई लिंगिंग, ये आपका एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, ये कौन से स्टेट से रिलेट करता है ये आपको बताना है। तो देखिए अलग अलग स्टेट्स के रिलेटेड आपसे पूछ ले जाते हैं कि भाई ये त्यौहार कहाँ से रिलेट करता है, ये ट्राइब कहाँ से रिलेट करती है, ये आपका जो हिंद मतलब लैंग्वेज फॉर्म है ये कहाँ से रिलेट करता है। तो ये है आपका अली लिंगिंग, ये आप बताना है कि स्प्रिंग फेस्टिवल है ये और कौन से स्टेट से ये रिलेट करता है, अपना आंसर कीजिए। सिक्किम, उड़ीसा, असम, बिहार, ऑब्वियसली बिहार का नहीं होगा, उड़ीसा, सिक्किम, असम में भी, तो आप अपना आंसर कीजिए। तो देखिए ये रिलेट करता है आपका आसाम से। ठीक है, तो अली ए लिंगिंग इज़ अ स्प्रिंग फेस्टिवल जो कि एसोसिएट करता है एग्रीकल्चर, स्पेशली विद द बिगनिंग ऑफ द आहू पैडी कल्टिवेशन। इसको सेलिब्रेट किया जाता है बाय द माइसिंग और मिशिंग एंड इंडिजिनस ट्राइब ऑफ असम। ठीक है, तो एक असम की ट्राइब है वो एक्चुअली में इसे क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका विच सब्सटेंस कवर्स द रूट ऑफ द टूथ। तो देखिए दांत की जड़ किस पदार्थ के आच्छादित होती है। अब आच्छादित का मतलब क्या होता है, कवर। ठीक है, तो बताना है कि भाई कौन सा वो क्या होता है, सब्सटेंस होता है, अपना आंसर कीजिए। अपना आंसर कीजिए। तो देखिए करेक्ट आंसर जो आपके मसूड़े होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि भाई अपने आपके दांतों की जो जड़ में आपका सब्सटेंस यूज होता है वो होता है सीमेंटम। ठीक है, याद करना भी आपके लिए आसान है। आप ऐसे बोलिए कि भाई मेरे दांत सीमेंट जैसे मजबूत। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सीमेंटम, जो कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, एक टूथ के रूट को कवर करता है। अब देखिए इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है ना, तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, और Robin_Sharma ये मेरा इंस्टाग्राम यूज़र आईडी है। आप जाएं और वहाँ पर मुझे मैसेज करें।
आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी रिलेटेड सब्जेक्ट से, अगर आपको इश्यू है, आपको तैयारी कैसी करनी है, आपको अपनी अप्रोच को किस तरीके से रखना है, आप मुझे वहाँ पर जाकर मैसेज कीजिए, मैं आपके रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन इनकम एंड डिमांड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स की बात करी गई है, बताना है किस तरीके का रिलेशनशिप होता है इनकम और डिमांड के बीच में। ऑप्शन आपके सामने है। देर इज नो इम्पैक्ट ऑफ इनकम एंड डिमांड, समटाइम्स देर इज अ डायरेक्ट और समटाइम्स इनवर्स रिलेशनशिप होता है, देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप या फिर देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। चार ऑप्शन है आपके सामने, बताइए। नॉर्मल गुड्स की मैंने बात की है आपसे, तो देखिए इन केस जो नॉर्मल गुड्स की अगर मैं बात करता हूँ, जो इनकम होता है और डिमांड होता है वो आपके डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, और डायरेक्टली रिलेटेड होने से आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को देखिए, समझिए। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं आपका इनकम में इंक्रीज़ करता हूँ, सपोज कीजिए मैंने आपका इनकम में क्या किया, इंक्रीज़ किया, तो ये क्या करेगा, आपकी जो डिमांड है उसको भी इंक्रीज़ कर देगा। आपके पास पैसा ज़्यादा, आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली फिर जो चीज़ें आप उनको खरीदेंगे, आप खरीदेंगे मतलब आपकी डिमांड वहाँ पर आप जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है नॉर्मल गुड्स के फंक्शंस में। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कहता है कि ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल एक्ट इन द एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सारे के सारे काम करेंगे किसके अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। तो कौन सा आर्टिकल ऐसा बोलता है, अपना आंसर कीजिए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देखते होंगे इश्यूज भी आते रहते हैं इससे रिलेटेड। अपना आंसर कीजिए और करेक्ट आंसर कीजिए। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 144 जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये क्या कहता है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो आपका आर्टिकल है ये मैंडेट करता है कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो सिविल हो, जुडिशियल हो, आपकी भारतीय टेरिटरी में, वो इस तरीके से क्या करेंगे, एक्ट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उनको बेसिकली एक आधार के रूप में, कि सहायक के रूप में वो काम कराएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड किंग जॉर्ज फाइव्थ अज्यूम द क्राउन ऑफ इंडिया। कौन सा साल था जब किंग जॉर्ज 5 ने भारत के भारत का ताज ग्रहण किया था। अपना आंसर कीजिए, थोड़ा सोच के देखिए, डेट्स को समझिए कि क्या इस टाइम पर कुछ ऐसा इशू था। तो देखिए बहुत ही आसान है, मतलब हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन मैं बताता हूँ कि ऑप्शन नंबर 4 1911 में किंग जॉर्ज 5 ने ये ग्रहण किया था इंडियन क्राउन। ठीक है, तो ये आपके कहाँ से आए थे, एज एम्परर ऑफ इंडिया के लाए थे, और एज ए क्राउन उनको असाइन किया गया था, किंग जॉर्ज 5 इनका क्या था, नाम था। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी पॉलिटीज डज द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ फेडरलिज्म अकोमोडेट। यानी कि संघवाद के संस्थापक तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं। ये तो आसान है, देखिए ये आपको बिल्कुल सही से आंसर करना है। ठीक है, ये अच्छे से आंसर करना है, आसान है, मेरे ख्याल से सबने कर भी दिया होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 ऐसी क्या है आपकी स्ट्रक्चर्स हैं जिस पर आपका फेडरलिज्म क्या करता है, काम करता है। फेडरलिज्म क्या है, एक इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म है जो कि एकोमोडेट करता है 2 सेट्स ऑफ पॉलिसीज़। पहला क्या है आपका सेंट्रल या फिर नेशनल लेवल होता है, और सेकंड आपका क्या होता है, प्रोविंशनल या फिर आपका रीजनल लेवल होता है। बोथ आपका सेट होते हैं पॉलिटीज़ के, जो कि अपना ऑटोनोमस वे में इस पूरे स्पेयर में काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स दैट एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। तो देखिए ये आपका बहुत ही हमेशा ही इश्यूज़ में रहता है। अपना आंसर कीजिए कि भाई वो कौन सा देशों की सरकारों के बीच का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य क्या होता है, ये सुनिश्चित करना होता है कि जो जंगली जंतुएं या फिर पेड़ पौधे प्रजाति से रिलेटेड है, वो आपका इंटरनेशनल जो आपका बिजनेस है उसका ये रीज़न ना बन जाए कि भाई उनको उनके अस्तित्व को वो खतरा बना दें। ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो, तो कौन इससे डील करता है ये आपको बताना है। तो देखिए ये है आपका साइट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। साइट्स क्या है, ये है आपका कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि हर देश की गवर्नमेंट साइन करती हैं। इसका एम क्या होता है, ये इंश्योर करती हैं कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होगी स्पेसिमेंट्स की, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, वो उनको थ्रेटन ना करें, उनकी स्पीशीज़ को थ्रेटन ना करें, खतरा ना बने। तो ये कौन इसको करता है, साइट्स। नेक्स्ट है आपका द पाउच कनेक्टेड टू द जंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को आप क्या कहते हैं, कौन सा है ये पाउच,
इस पाउच का नाम क्या है, आपको आंसर करना है। यह आपका अस्थिकन, अंधांत, कक्षक, अनुत्रिक। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा आपका केइकम या फिर अंधांत। जो पाउच होता है कनेक्ट करता है जो कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को, वो क्या होता है आपका केइकम या फिर अंधांत। नेक्स्ट है द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर वेयर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड। तो स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद हैं, वो आप किसे बोलते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, सही आंसर चाहिए मुझे आपसे। तो देखिए ऑब्वियसली हम उसे बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ यहीं पर आपका एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है हाउ मेनी टीयर्स आर देयर इन पंचायती राज स्ट्रक्चर। कितने टीयर्स हैं, ये भी बहुत आसान है, रिपीटेड वे में पूछा जाता है। पंचायती राज सिस्टम के कितने लेवल्स होते हैं, उसके अंदर आपका ग्राम पंचायत आता है जिसे हम विलेज लेवल बोलते हैं, मंडल परिषद आता है जिसे हम ब्लॉक समिति भी बोलते हैं या फिर पंचायत समिति भी बोलते हैं, और उसके बाद आता है आपका जिला परिषद जिसे हम डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो कितने टीयर्स हो गए आपके, ये 3 टीयर्स हो गए। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच केमिकल लॉ प्रपोज करता है दैट सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा बोटल्स आर सील्ड अंडर द हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2। भाई CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो आपकी प्रेशर को इंक्रीज कराने के लिए, उसकी सॉल्युबिलिटी को मेंटेन करने के लिए वो जो आप लॉ यूज़ करते हैं वो कौन सा लॉ है, वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए वो हो जाएगा आपका हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ की मैं आपसे बात करूँ, ये कहता है कि जो सॉल्युबिलिटी होगी किसी भी गैस की, किसी भी लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस प्रेशर के गैस के, ठीक है। मैं लिक्विडिटी की आपसे बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली अगर ये आप ऐसा स्टेट करते हैं तो ये किसके अंदर आता है, आपका ये आता है हेनरी लॉ के अंदर। नेक्स्ट है आपका द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रोस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ को आप क्या बोलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे लास्ट आपका एक क्वेश्चन है सेशन का, करेक्ट आंसर आपको करना है। ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स यानी कि तापमान में परिवर्तन या फिर तुषार क्रिया, पादप जंतुओं तथा मानव गतिविधियों के कारण जो खुली चट्टानों का विघटन और अपक्षय होता है, उसे आप क्या बोलते हैं। तो देखिए ये कहलाता है आपका विथरिंग यानी कि अपक्षय। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से करेक्ट। सो दिस वॉज दिस सेशन जो कि आपका CPO में जो आपके 2019 में पेपर पूछे गए थे, उसके इनिशियल मैंने 25 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। सेशन अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बैचेस चलते रहते हैं। अभी आपका फाउंडेशन बैच है जो कि 29 को आपका स्टार्ट होने वाला है, और उसके साथ साथ अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में बैच को लॉन्च करना चाहते हैं तो देखिए इस तरीके के भी आपके बैचेज यहाँ पर चलते रहते हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप SSC YT का यूज़ करके वहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसको आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप और भी मंथली वहाँ पर सब्सक्रिप्शन अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो डिस्काउंट आपका और इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलूँगा, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।